नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दोहरी मार है मुंबई के लिए। अभी जैसे कि आपने इस प्रदर्शनी में भी देखा थोड़ी देर पहले, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ ये चक्रवात है, निसर्ग। किस तरीके से मुंबई इससे निपटेगा, सबसे पहले आइए आपको ये प्रदर्शनी दिखाते हैं। ये है मुंबई सेंट्रल। दो मोर्चों पर मुंबई की जंग है। एक तरफ कोरोना है जिसके मामले 40,000 से ज्यादा हो गए हैं, 40,000 पार है। हालांकि अब महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है नेशनल एवरेज में, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ये बताना जरूरी है। दूसरी तरफ ये साइक्लोन है, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से आ रहा है और इसका लैंडफॉल कल होने वाला है। एक तरफ कोरोना है जहां मुंबई में अब तक 1300 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, और दूसरी तरफ मुंबई में सदी का दूसरा चक्रवात, यानी कि जो पिछला चक्रवात देखा था मुंबई ने, वो आज से करीब 100 साल पहले था। तो ये 100 साल में पहली बार ऐसा चक्रवात आ रहा है। मई में हर दिन करीब 31 लोगों की मौत हुई है। कहां पर? मुंबई में, कोरोना की वजह से। दूसरी तरफ इस चक्रवात में ठाणे, पालघर, रायगढ़, सब जगह रेड अलर्ट हो गया है, सिर्फ मुंबई में ही नहीं। ये वो रास्ता होगा जो रूट लेगा वो चक्रवात। मृत्यु दर 3.2%, देश का औसत 2.82%। इसका मतलब यह है कि कितने लोगों को वो मामले हुए और उसमें से कितने मृत घोषित किए गए, वो देश में 2.82% ही है। मुंबई में अभी भी 3.2% है, यानी कि नेशनल एवरेज से ज्यादा लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में। दूसरी तरफ अस्पतालों में बैकअप पावर सप्लाई की चुनौती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं उनको अलग अलग किस्म की जरूरत महसूस होती है। उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और अगर लाइट चली गई तब क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। केईएम शवगृह, 13 में से 10 स्टाफ पॉजिटिव हो गया है कोरोना की वजह से। दूसरी तरफ बारिश और तूफान से अस्थायी अस्पतालों पर खतरा है, क्योंकि जब हवा 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो चीजों को अस्त व्यस्त करेगी। ऐसे में लाइनें टूट जाएंगी, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हैं अस्पतालों के वो कहीं उड़ ना जाएं। तो ये दोहरी मार है मुंबई के लिए। अब देखना यह होगा कि अब से ठीक एक दिन बाद, यानी कि कल जब लैंडफॉल होगा, तो मुंबई क्या इस दोहरी मार को झेल पाएगा या नहीं। तो मुंबई से हमारे रेजिडेंट एडिटर अभिषेक शर्मा मुंबई के प्रभादेवी पर हैं। अभिषेक, कितना तैयार है मुंबई? पहले से ही कोरोना से जूझ रहा है और अब तूफान आने वाला है। आप जरा बताएं तैयारी के बारे में। मुंबई में निसर्ग के पहले के हालात कुछ ऐसे हैं कि चारों तरफ इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या मुंबई तैयार है, क्योंकि मुंबई पहले से ही कोविड की बहुत बुरी मार झेल रहा है। और जो तटवर्ती इलाके हैं मुंबई के, वहाँ पर घनी बस्तियाँ हैं, बड़ी बस्तियाँ हैं, उनको किस तरीके से इतने जल्दी खाली कराया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि अरब सागर इस तरीके से तूफान नहीं लाता है, लेकिन इस बार जब ये तूफान आ रहा है, पहले ये अंदेशा नहीं था कि मुंबई में इस तरीके से हिट करेगा। लेकिन अब मुंबई अकेला नहीं, बल्कि मुंबई से सटे ठाणे और रायगढ़, अलीबाग जैसे इलाके, या दूसरी तरफ पालघर जैसे इलाके, और यहाँ से लेकर सूरत और दक्षिण गुजरात तक एक बड़ा खतरा इस समय बना हुआ है। अगर हवाएं 110 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मुंबई को हिट करती हैं, मुंबई के साथ टकराती हैं, तो मुंबई में बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि उसके पहले जितने लोगों को अलर्ट किया जा सके किया जाए। कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं, लगातार मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं। एक बड़ा सरकारी अमला इस समय युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जो संसाधन है उनकी कमी ज़रूर है, क्योंकि पहले से ही कोविड ने शहर को निचोड़ लिया है। और ये मुंबई का इतिहास नहीं रहा है कि मुंबई इस तरीके के तूफान का मुकाबला करे, लेकिन इस बार ये जो तूफान आ रहा है, ये कई सारी और मुसीबतों के बीच में आ रहा है। तब जब पुलिस महकमा परेशान है, जब बीएमसी पहले से ही बहुत ज़्यादा घिरी हुई है इंतज़ामों के बीच में,
तो ये तमाम चीज़ों के बीच में मुंबई क्या निसर्ग का सामना अच्छे से कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर पूरे शहर के मन में इस समय एक तरीके से चिंताएं हैं। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ख्याल रखिएगा भाई अपना भी और अपने परिवार वालों का और जो जितने स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे उनका भी। मैं आप स्वागत करना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ सत्यनारायण प्रधान का। प्रधान जी, आपका एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या निसर्ग चक्रवात से की पूरी तैयारी असेसमेंट हो गया है? आप बता सकते हैं कि कितना गंभीर है? देखिए, ये अनलाइक अम्फन, ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है, तो ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं है या एक्सट्रीमली सीवियर जो दूसरी पायदान का है वो भी नहीं है। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसकी कैटेगराइजेशन इस तरह से होती है कि हवा की जो स्पीड है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर, और इस केस में जो अभी लेटेस्ट अभी 10 मिनट पहले जो IMD का रिपोर्ट आया है, फोरकास्ट आया है, वो कह रहा है कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। गस्टिंग विंड्स जो है 120 तक जा सकती है। तो ये मैं कहूँगा कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का है, लेकिन इट इटसेल्फ हैज़ अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, और स्पेशली रिहायशी इलाकों में इसका इम्पैक्ट रहता है, कच्चे घरों पर इम्पैक्ट रहता है, पेड़ टूटते हैं, बिजली के तार टूटते हैं, तो और रिहायशी इलाके और अर्बन एरियाज में इसका इम्पैक्ट रहता है। जैसे कलकत्ता में हमने देखा कि 120 किलोमीटर की हवा चली और काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ। तो इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से तैयारी की जा रही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर। प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कच्चे घरों का जिक्र किया, क्या निसर्ग चक्रवात से कच्ची छतें, कच्चे घरों को ही नुकसान पहुंचेगा जो कि गांव देहात के इलाके में हैं, या शहर में इसका ज्यादा प्रभाव होगा, मुंबई शहर में? क्योंकि ये 100 साल में पहली बार हो रहा है मुंबई में, तो पता नहीं कितने तैयार होंगे वो। मैं आपसे जानना चाहता हूं ज्यादा डैमेज का असेसमेंट कहां है? देखिए, गांव देहात में तो वैसे भी कच्चे मकान होते हैं ज़्यादातर, तो एस्बेस्टस रूफ्स आल्सो, टिन रूफ आल्सो विल बी वल्नरेबल टू दिस। और जो चिंता का विषय ये है कि ये समुद्री तट के जो जिले हैं, रायगढ़ और पालघर, वहाँ और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर लैंडफॉल है, और ज़्यादातर पालघर और रायगढ़ के आसपास लैंडफॉल की बात है। तो ये इलाके दिल हैव कच्चा हाउसेस, तो इसलिए वहाँ से इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और ये इवैक्यूएशन का काम शुरू हो चुका है। लेकिन जो आपने शहरी इलाकों के बारे में पूछा, तो उसमें स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉम्बे का अर्बन एरिया इससे अछूता नहीं होगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। और वैसा अगर होगा तो देयर हैज टू बी सब्सटेंशियल प्रिकॉशन टेकन, बिकॉज होर्डिंग्स कैन फ्लाई, लूज ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लाई, और रिहायशी इलाका जो अर्बन एरिया होता है बॉम्बे जैसा, तो उसमें तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं हवा की दिशा में, और ऑब्स्ट्रक्शन होने पर ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा तोड़फोड़ होता है। तो इसलिए जो पॉपुलेशन है उस पर खतरा हो सकता है, घरों में रहने की ज़रूरत होगी, बारिश भी काफ़ी साथ साथ होगी। तो ये अगर इट गोज एज पर प्रेडिक्शन, अगर एज पर प्रेडिक्शन नहीं गया, अगर कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एज पर प्रेडिक्शन गया तो हवा सब्सटेंशियल गति से चलेगी और अर्बन इलाकों में भी खतरा हो सकता है। जी, अर्बन इलाकों में खतरा हो सकता है आप कह रहे हैं, लेकिन प्रधान जी, मुंबई जैसे शहर के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? किस तरह का नुकसान हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये बेसिकली IMD का काम है, और IMD अपने जो विस्तृत रिपोर्ट देता है उसमें ये बड़ा स्पेसिफिकली लिखता है कि विच आर द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग टू बी अफेक्टेड और इम्पैक्टेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे होर्डिंग्स के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, कच्चे रूफ्स के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, और ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई लूज स्ट्रक्चर्स हैं तो उसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा गया। तो ये सब बातें इंगित करती हैं कि देयर विल बी प्रॉब्लम्स इफ सच स्ट्रक्चर्स आर इन द पाथ ऑफ द विंड, और ये क्लैरिटी देता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या करना चाहिए। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग टाई अप कर पाएंगे, बट सर्टनली इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ लाइव्स, जान की रक्षा के कॉन्टेक्स्ट में इस पर काफ़ी कार्रवाई की जा सकती है, एंड इट्स अ डूएबल थिंग दैट वी कैन एम फॉर जीरो कैजुअलिटी एट लीस्ट। प्रधान जी, मुंबई में धारावी जैसी झुग्गी बस्तियां हैं, बहुत सारी हैं। धारावी अपने आप में एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती है।
तूफान से पहले बचे घंटों में क्या क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए इन झुग्गियों में एक यहां पर भी दोहरी मार है, एक तो कोरोना की वजह से मार और उसके बाद अभी साइक्लोन की वजह से। तो यहां पर तो ये सब लूज स्ट्रक्चर्स हैं, इनके टूटने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो क्या तैयारी की जा सकती है बचने के लिए? देखिए, मुंबई शहर जहाँ तक मुंबई शहर का सवाल है, एक जो बड़ा चैलेंज है, बड़ा प्रसंग है, वो है कोविड-19 का। और वी मस्ट रिमेंबर दैट कोविड-19 के ज़्यादातर पेशेंट्स मुंबई शहर में हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। दे आर ऑन वेंटिलेटर्स में भी। बिजली रहने की बात, बिजली को बनाए रखने की बात बहुत महत्व रखती है। इस पर भी चर्चा हुई कल जब माननीय गृह मंत्री जी ने वीसी किया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के साथ, और वो भी इसके बारे में खुद संजीदा थे। तो इट विल बी अ डुअल चैलेंज, क्योंकि अगर जैसे उस वक्त टाइड होने की भी बात है, टाइडल वेव्स होने की भी बात है, जो कि स्टॉर्म सर्ज जिसको कहते हैं, वो 3 से 4 मीटर के बारे में आईएमडी ने कहा है। हालांकि लो टाइड का समय है, इसलिए 4 मीटर ओवर द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगा। फिर भी अगर वो म्युनिसिपल वाटर को अंदर से निकलने नहीं देगा, अगर रेन वाटर की क्लॉगिंग हो जाएगा, अर्बन वाटर क्लॉगिंग होगी, उसका भी अपना एक चैलेंज होगा। बिजली जाने से एक और चैलेंज होगा, टेलीकम्युनिकेशन जाने से एक दूसरा चैलेंज बन जाएगा। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वी आर फेसिंग, and all hands have to be on the deck. The entire administration has to be on the toes, and यही उपाय है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके रिस्टोर करें सर्विसेज को, अदरवाइज there could be some consequences. मेरा आखिरी सवाल आपसे प्रधान साहब, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी टीमें तैनात होती हैं उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी कि कितनी टीमें तैनात हैं इससे निपटने के लिए? सबसे अच्छी बात है कि आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है बहुत समय रहते पहुंच जाता है, और हम 3 दिन पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है। हमारा प्रत्येक स्टेट में, दोनों स्टेट में एक बटालियन ऑलरेडी है। पुणे में एक बटालियन है और बड़ौदा में एक बटालियन है। तो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस। कमांडेंट्स टच में है एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार, और वहाँ की जो मीटिंग्स है सीएम कर रहे हैं तो उसमें वो अटेंड कर रहे हैं, या सीएस कर रहे हैं तो अटेंड कर रहे हैं। तो वी आर ऑन द सेम पेज। हमारे लड़के कंट्रोल रूम में जाके बैठ जाते हैं, स्टेट के कंट्रोल रूम में, सो दैट एवरीथिंग इज सिंक्ड टू द लास्ट डिटेल। और इसलिए अभी हमारा जो काम चल रहा है वो अवेयरनेस ड्राइव प्लस इवैक्यूएशन का चल रहा है, विच विल बी द मेजर पार्ट। एंड अभी टीम्स महाराष्ट्र में 16 टीमें हैं, 16 की 16 टीमें लगी हैं, और 5 टीमें और उन्होंने मांग की है, तो उसको मैं एयरलिफ्ट करवा रहा हूँ विजयवाड़ा से, और उम्मीद है कि आज रात तक हम पहुंचा पाएंगे। गुजरात ने भी इसी तरह 5 टीमें और मांगी है, उसके पास भी 16 टीमें थी, तो वहाँ भी 5 टीमें और आ रही हैं। तो वहाँ भी वहाँ 11 टीमें थी और 5 टीमें और आ रही हैं, तो 16 टीमें वहाँ हो जाएंगी। तो 21 टीमें महाराष्ट्र में और 16 टीमें गुजरात में। इस तरह से 37 टीम्स, विच इज़ अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एनडीआरएफ विल बी देयर। और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, क्योंकि एसडीआरएफ भी साथ में है, लोकल पुलिस, लोकल होमगार्ड, लोकल सिविल डिफेंस भी साथ में है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे भी हैं। तो दिस इज अ मैसिव डिप्लॉयमेंट सर्टेनली, बट इट इज प्रॉब्ली एडिक्वेट प्रोवाइडेड वी डू द ड्यू डिलिजेंस वेल इन टाइम। समय रहते सारी कार्रवाई हम लोग करते हैं। जी, सत्य प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेके जाएंगे। पर उन्होंने ये हिदायत दी है कि लोग जो कि प्रभावित होंगे इस साइक्लोन से, जो क्षेत्र है प्रभावित क्षेत्र, उसमें वो दो दिन तक अपने अपने घरों से ना निकलें, ताकि कोई डैमेज ना हो। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या बोला। और आपका एक बार फिर से स्वागत है खबरों की खबर में। अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस दोहरी मार के चलते। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। पूर्ण ताकदीनिशी आपल्या सोबत आहे। थोड्या वेळापूर्वी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा फोन आला होता, माननीय नरेंद्र मोदीजींचा फोन आला होता। त्यांनी सांगितलं आहे की तुम्ही
तयारी तर केलेली आहे, पण केंद्र सरकार सुद्धा तुमच्या सोबत आहे, त्याच्यामुळे ती काळजी तुम्ही करू नका. आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे थोड़ी देर पहले हे ही जे काही वादळ प्रधानमंत्री येणार नरेंद्र आहे मोदी का फोन आया था किंवा धडकणार आहे, और उन्होंने बताया कि या आपने तो वादळाचा पहले से एकूण तैयारी प्रभाव कर रखी है, बघितल्यानंतर लेकिन केंद्र 3 तारखेपासून में आपके आपण साथ है सुरुवात और करणार होतो सभी पुनश्च हरिओम. जरूरी मदद की जाएगी. मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय की विशेषतः हा जो काही आपला किनारपट्टा आहे तिथे मैं फिर से आप लोगों को उद्या आणि विनंती करता परवा हूं 2 दिवस कि हे जो पूरा महत्वाचे आहे. महाराष्ट्र का किनारा है, दोन्ही दिवस आपण घरामध्येच राहणं हे हिताचं आहे. कल और परसों जी काही कार्यालय सुरू इस झालेली इलाके में असतील, रहने वाले आप लोग उद्योग, अपने घरों में ही इतर रहें. काही गोष्टी सुरू झालेल्या असतील त्या गोष्टी उद्या आणि परवा बंद राहतील. कोणी घराबाहेर पडू अनलॉक नका. की जो प्रक्रिया घराबाहेर शुरू न हुई थी, पडणं ह्यात अब आपलं हित उसको आहे. उसी तरह से स्थगित कर दिया गया है, इसलिए आप सभी लोगों को अब घर में ही रहना तयारी है. केली ती तयारी मनुष्यहानी किंवा प्राणहानी कमीत कमी व्हावी किंवा होच नये अशा पद्धतीने केलेली आहे. किनारपट्ट्यातील सर्व जो भी मच्छीमारांना तैयारी की गई है वो संपर्क इस लिहाज से झालेला की आहे. गई कि इंसान पालघरमधील सुद्धा काही की जान मच्छीमार कम से कम दुपारपर्यंत जाए संपर्कात और नुकसान भी कम हो नव्हते, पाए. पण त्यांनाही संपर्क झालाय आणि त्यांनाही वेळेमध्ये परत आणण्याचा आपला पूर्ण प्रयत्न आहे आणि ते सगळे वेळेमध्ये परततील. पालघर के सगळे किनारे में और मच्छीमार बहुत समुद्री घरोघरी इलाकों में परतलेले कई आहेत. मछुआरे गए थे, पुढचे 2 दिवस तर उनसे सभी से समुद्रात संपर्क हो जायचं गया है. नाहीच. काफी मछुआरों त्याच्यानंतर अपनी नाव सुद्धा से आपण वापस आ बघूया चुके हे हैं. कसं कसं कुछ कुठे लोग पुढे प्रवास करत अभी भी जाते. समुद्र में हैं, हे लेकिन उनसे भी करताना संपर्क है मला असं और वाटतं वो की भी जल्द ही वापस आ काही जाएंगे. गोष्टींची खबरदारी आपण घेणं गरजेचं आहे. हा जो काही किनारपट्टा आहे त्याच्यात अलिबागच्या इथे जरी हे वादळ धडकण्याची आज शक्यता इस असली तूफान का सामना तरी करते समय कई मुंबईपासून सावधानियां थेट हमें सिंधुदुर्ग लेनी आणि है. पालघरपर्यंत ये तूफान भले ही अलीबाग से सर्वांनी काळजी घ्यायची. महाराष्ट्र में प्रवेश आणि हे करेगा, वादळ सरळ लेकिन धडकल्यानंतर, उसका असर मुंबई, किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर पुन्हा आपल्या ठाणे, प्रदेशामध्ये पालघर भूभागामध्ये कसं और पुढे आगे के इलाकों में भी जाणार दिखेगा. आहे, त्याची इसीलिए दिशा तेच ठरवणार हमें आहे. सभी जगह आणि म्हणून आपल्याला सावधानी से सगळ्यांनाच और सुरक्षित रहना सावध है. राहण्याची गरज आहे. मी आपल्याला विनंती करतोय की खास करून ग्रामीण भाग काय किंबहुना शहरी भाग काय, आपल्या घराच्या आजूबाजूला आपल्या ज्या काही गोष्टी अशाच इकडे तिकडे मैं पडलेल्या आपसे विनती असतील, करता हूं कि सुट्या ग्रामीण भाग ही पडलेल्या नहीं, असतील, शहर के लोग भी त्या कि अपने एकतर घर के घरामध्ये आणून पास ठेवा अगल बगल में किंवा ऐसा कुछ सामान जिथल्या हो तिथे कुछ व्यवस्थित जो खुले में बांधून रखा हो, ठेवा, जो उड़ की सकता हो, जेणेकरून उसे सुरक्षित त्या जगह पर रख वाऱ्याच्या दे या फिर उसे प्रभावाने बांध दे, उडणार नाही ताकि आणि इकडे वो तिकडे हवा आणखी से कोणाला उड़कर इजा करणार नाही, ज्यादा काही नुकसान न धोका पहुंचाए. होणार नाही. वादळ म्हटल्यानंतर पाऊस आलाच, मुसळधार पाऊस पण पडणार. हा पाऊस पडल्यानंतर अनेक ठिकाणी पूर सदृश्य परिस्थिती होऊ तूफान नये, आएगा तो बारिश पण तो साथ में भरपूर आएगी पाऊस पडल्यानंतर कदाचित आपल्याला काही ठिकाणचा वीज प्रवाह और बारिश होणं, वीज ज्यादा वीज आएगी काही, तो पानी तो जमा खंडित होगा, होणार. उससे जो है कि त्यापेक्षा कई मी जगहों आपल्याला की सांगतो बिजली हमें काटनी पड़ की सकती जिथे है. जिथे आवश्यक नसेल तिथे विजेची इसलिए उपकरणं वापरणं. मेरा आपसे पाऊस अपील आणि है वादळ कि सुरू जहाँ भी झाल्यानंतर बिजली की बहुत अनावश्यक आवश्यकता नहीं विजेची है उपकरणं तो वापरू अनावश्यक नका. बिजली का इस्तेमाल न आपल्याकडे करें. घरी ज्या ज्या काही अपने आवश्यक असणाऱ्या घर में गोष्टी असतील, ज्या जो भी बॅटरीवर आवश्यक चालणाऱ्या उपकरण हो, असतील, वो त्या पावर चार्ज बैंक करून हो, ठेवा. बैटरी हो, त्याच्यात फोन उसे असतील, पहले से चार्ज करके रख लें. इमर्जन्सी लाईट असतील, इतर काही उपकरणं असतील ती चार्ज करून. तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया लोगों को कि वो बाहर ना निकलें. उन्होंने ये भी बोला कि 2 दिन तक तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरीके का आंधी तूफान चलेगा, चक्रवात है, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, पानी भी भर सकता है, तो बिजली काटनी पड़ सकती है. तो कल किस किस्म की चुनौती झेलेगा मुंबई, उम्मीद करते हैं कि जो आपदा प्रबंधन है उसके चलते जो कष्ट है और तकलीफ है और नुकसान है वो कम से कम हो. खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर.